हाँ। वनस्पतिक रेशा कपास, क्योंकि वनस्पति से प्राप्त है इसलिए हम इसको वनस्पतिक रेशा कहते हैं। इसको उद्गम और इतिहास के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो कपास का रेशा मूल उद्गम स्थान भारत ही है, इसलिए भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। क्योंकि भारत में अति प्राचीन काल से ही कपास का उपयोग वस्त्र बनाने के रूप में किया जाता रहा है। अगर कपास के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट ज्ञान होता है कि कपास का उद्गम ईसा से 400 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त चांदी के बर्तन जिनके चारों ओर कपास के रेशे रुई लपेटे पाए गए हैं। इस प्रकार कपास का उत्पादन एवं वस्त्र निर्माण की कार्य सदियों से होता आया है। ईसा से 200 वर्ष पूर्व भारत में बने सूती वस्त्रों का निर्यात मध्य पूर्व देशों में होता था। वस्त्र का सौंदर्यता, टिकाऊपन, मजबूती व अद्वितीय कलाकृतियों के कारण इन देशों में इस वस्त्र की इतनी मांग बढ़ी कि यहीं से वस्त्र यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाने लगा। यूरोप वासियों में भी इस वस्त्र के अद्वितीय सौंदर्य, सरल रखरखाव, टिकाऊपन, मजबूती एवं विलक्षण गुणों के कारण इसे सराहा गया व इसके निरंतर मांग बढ़ने लगी। वस्त्र के मांग बढ़ने के साथ ही भारत में सूती वस्त्र के औद्योगिक क्षेत्रों में भी काफ़ी उन्नति हुई तथा हजारों लोग इस उद्योग से जुड़कर जीविकोपार्जन करने लगे। यूनानी इतिहास में भी सूती वस्त्र का उल्लेख किया गया है। बौद्ध काल में बनारस एवं ढाका की मलमल बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम और बारीक हुआ करती थी। अपने अलौकिक सौंदर्यता, सूक्ष्मता, बारीकी एवं पारदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थी। कपास के रेशों से इतने सूक्ष्म व बारीक वस्त्र तैयार किए जाते थे कि 8 से 10 तह लपेटे जाने के पश्चात भी वे पारदर्शी दिखते थे। कहा जाता है कि इसके संपूर्ण थान को केवल एक अंगूठी के एक छल्ले से होकर निकाला जा सकता था। तब वस्त्र बुनकारी द्वारा हाथ से बुने जाते थे। वे कपास के मीलों लंबे धागे तैयार किए जाते थे। ऐसे सुंदर वस्त्र महाराजाओं, महारानियों व शाही घरानों के महिलाओं के लिए तैयार किए जाते थे। 13वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन इंग्लैंड तथा यूरोपीय देशों में भी होने लगा था। भारत में सूती वस्त्रों के औद्योगिकरण में काफ़ी विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो कपास, हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम सूती कपड़ा ही पहने। तो सबसे पहले सन 1818 में ईस्वी में कलकत्ता में सूती मिल का निर्माण हुआ। इसके बाद 1854 में मुंबई में, 1861 में अहमदाबाद में व 1866 में कोलिको मिल की स्थापना हुई और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है तथा हजारों कपड़ों के मिल खोले गए हैं, जिनमें से अनेकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है। फिर भी 85% कपड़े के मिल निजी क्षेत्र में मालिकों के हैं। निरंतर मशीनीकरण के कारण आज वस्त्र निर्माण का हर कार्य मशीनों के द्वारा संपादित होता है। यहाँ तक कि कपास के फल तोड़ने का कार्य भी मशीन ही करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस उद्योग को पुनः उत्थान हेतु बढ़ावा मिले, और जो कि मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि सूती कपड़ों का व्यवसाय बहुत अधिक है, परंतु अब रेयॉन और लिनन ने काफ़ी परसेंट जो सूती कपड़े हैं उनकी जगह ले ली है। और उसका कारण है कि सूती कपड़े का प्रोडक्शन है ना, इतना नहीं हो पाता जितना कि ज़रूरत है। डिमांड इस टू सप्लाई नहीं हो पाती। कपास की खेती को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कपास का पौधा कैसा होता है, एक छोटा पौधा, और उसके बारे में भी। अब हम सीधे चलते हैं सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, ये बीच के पॉइंट्स आप छोड़ दीजिएगा। सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया।
टिक लगाते जाइए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। कपास के रेशों से पहले सूत तैयार किए जाते हैं, तत्पश्चात उन्हें सूत बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। परंतु वस्त्र तैयार करने के लिए कपास के रेशों में निम्न प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? देखिए ये ऊपर डायग्राम है जिसमें कि कपास के कोए जिसको बोलते हैं पॉड्स वो हैं। ये कपास का फूल जो बंद है फिर उसके बाद में वो खिल जाता है, जिसमें कि ये आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपको रेशे दिखाई देते हैं, और ये है कपास का बीज, है ना। तो प्रोसेस इस प्रकार है। कोए को एकत्रित किया जाता है, ये है कोए। कोए को एकत्रित करना, कपास के पौधे पर लगे कोए जब पक्का तैयार हो जाते हैं, वे फटने लगते हैं, तब उन्हें हाथ से या मशीन के द्वारा तोड़कर एकत्रित कर लिया जाता है। अगर उपयुक्त समय में उन्हें नहीं तोड़ा गया तो धूप और धूलकण आदि से अनेक उनके रेशे पीले व गंदे हो जाते हैं। फिर औटना या बिनौले अलग करना, गिनिंग के द्वारा। बिनौले मतलब ये जो बीज होते हैं, कपास के कोए में बीज व रेशे दोनों ही उपस्थित होते हैं, अतः इन्हें औटा जाता है। औटने के कार्य हाथ या जिनिंग मशीन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया से रेशे में उपस्थित धूलकण, पत्तियां, लकड़ी, छिलके, बीज आदि अलग किए जाते हैं। कपास औटने का कार्य मुख्यतः 3 विधियों से किया जाता है। ये विधियां निम्नलिखित है। सबसे पहले हाथ औटनी के द्वारा, फिर छड़ और औटनी विधि। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कैसे किया जाता है। रेशे के ऊपर औटनी से बार बार फिराया जाता है, तो बीज है जो वो क्योंकि सॉलिड होते हैं तो वो अलग हो जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। और मशीन के द्वारा, मशीन जिसको जिनिंग मशीन भी कहते हैं के द्वारा, गिनिंग मशीन कहते हैं, जिसके द्वारा कपास के रेशों में से अशुद्धियाँ व बीज अलग किए जाते हैं। इस मशीन में बड़ी बड़ी धारीदार आरियाँ लगी होती है। मशीन के पश्चात रुई इन आरियों में फंसती जाती है, वह बीज, पत्तियाँ, छिलके, धूलकण आदि अलग हो जाते हैं। आप ये प्रोसेस देख सकते हैं, इसमें आप को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। वायु के तेज झोंके लगाए जाते हैं जिससे रुई शुद्ध व स्वच्छ हो जाती है। गांठें लगाना, आप प्रोसेस देख पा रहे हैं। स्वच्छ कपास पृथक यहाँ पे हो जाती है, कपास के यंत्रों में डाला जाता है, हवा का तेज झोंका दिया जाता है, कपास की चादर तैयार होना, बीज गिरकर यहाँ पे संग्रहित हो जाते हैं, और कूड़ा करकट जो भी पत्तियाँ या किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट, उसमें धूल, मिट्टी, कण जो भी हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हम आते हैं गांठें बनाना। रेशों के बीज अलग होने के पश्चात इन्हें दबाकर उनकी गांठें बनाई जाती हैं। गांठें बनाने का कार्य भी मशीन की सहायता से ही किया जाता है। प्रत्येक गांठ का वजन 500 पाउंड होता है, जिन्हें टाट या बोरी में बांधकर मिलों में भेज दिया जाता है। गांठें खोलना व मिलाना, मिलों में गांठें पहुंचने के बाद सभी गांठों को खोलकर आपस में मिला दिया जाता है। इसमें सभी प्रकार के रुई आपस में मिल जाती है तथा रुई में समानता आ जाती है। गांठें बनाना और मिल तक लाने के दौरान रुई में कई प्रकार की अशुद्धियां व धूलकण प्रवेश कर जाते हैं, जिनकी सफाई कर दी जाती है। गांठों को आपस में मिलाना, सफाई करना, सुलझाना आदि कार्य मशीन की सहायता से किए जाते हैं। ये मशीन जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए आवश्यक है वे हैं जैसे ब्रेकर, इंटरमीडिएट तथा फिनिशर। इन मशीनों से निकलने के पश्चात साफ रुई की 1 इंच मोटी तथा 40 इंच चौड़ी चादर तैयार कर ली जाती है, जिसका वजन 40 पाउंड होता है। धुनाई, धुनाई का कार्य हाथ और मशीन दोनों से ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेशे बिल्कुल ही साफ होकर लंबे व समानांतर हो जाते हैं। मशीन में कांटेदार हुक लगे होते हैं। मशीन के घूमने के पश्चात रुई इसमें फंसती जाती है, जिससे रेशे खींचकर समानांतर होते जाते हैं। इन रेशों की बड़ी कीप से होकर निकाला जाता है, जिसमें से ये दबकर एक गोलाकार मोटी पट्टी के रूप में निकलते हैं।
इस गोलाकार पट्टी को कार्ड स्लीवर कहते हैं। अब यह गोलाकार पट्टी कताई हेतु तैयार हो जाती है। इस पट्टी से अच्छे किस्म के वस्त्रों का निर्माण होता है। अब हम आते हैं कंघी करना या कॉम्बिंग। आपको दिखाई दे रहा है? कंघी करना या कॉम्बिंग। कार्डिंग करने के पश्चात कंघी करने की प्रक्रिया की जाती है, परंतु कंघी करने की प्रक्रिया सभी रेशों में नहीं की जाती है, क्योंकि यह एक महंगी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से रेशों को और भी चिकने व समानांतर कर दिया जाता है। छोटे छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं तथा सूक्ष्म एवं एक समान चिकनाई वाले रेशे समानांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार कार्डिंग विधि से जो पुनिया तैयार होती है उन्हें कॉम्ड स्लीवर कहते हैं। इसमें उत्तम कोटि के मजबूत एवं मुलायम वस्त्रों का निर्माण होता है। और छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनके निम्न कोटि के वस्त्र बनाते हैं। वह अन्य कार्य जैसे कागज, रेयॉन बनाने में, वस्त्र आदि में प्रयोग किया जाता है। आपको बताया था मैंने, रेयॉन बनाने में ये कॉर्ड स्लीवर का प्रयोग किया जाता है। फिर है पुनी बनाना या स्लीवरिंग करना। इस प्रक्रिया में रुई की छोटी छोटी व पतली पतली पुनियाँ बनाई जाती हैं, जिसकी लंबाई 6 से 7 इंच व मोटाई 1 इंच होती है। पुनी बनाने में के लिए कार्ड स्लीवर या कॉम्ड स्लीवर की मशीन से होकर गुजारा जाता है, जिसमें मोटी पुनियाँ पतली पुनी में बदल जाती हैं। साथ ही रेशे आपस में और सट जाते हैं, जिससे इसकी रचना और सघन हो जाती है। अब इन्हें रोलिंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार इस मशीन से महीन व लंबी पुनियों का निर्माण होता चला जाता है। इन पुनियों में थोड़ी ऐंठन भी आ जाती है, परंतु इसमें तनाव सामर्थ्य का अभाव होता है, फलतः जरा से झटके से ही ये टूट सकता है। फिर आते हैं हम कताई पे। कताई पुनी निर्माण के पश्चात सूत की कताई हाथ अथवा मशीन द्वारा की जाती है। मशीन में इन्हें कताई के यंत्र पर चढ़ाया जाता है। इस फ्रेम में तीव्र गति से चलने वाले रोलर्स लगे होते हैं। इन रोलर्स के बीच में होकर पुनियाँ गुजरती है, जिससे इनकी खिंचाई व बटाई भी होती जाती है। अंत में वांछित मोटाई का धागा तैयार हो जाता है। कटाई करते समय धागे में पर्याप्त ऐंठन भी हो जाती है, जिससे मजबूत धागे का निर्माण होता है। इन धागों को बॉबिन, स्पूल, लच्छी या बॉल के रूप में समेट लिया जाता है। फिर आते हैं बुनाई पर। तैयार सूत से वस्त्र बुनने का कार्य किया जाता है। कई बार बुनाई से पूर्व सूत का रंग लिया जाता है, अन्यथा वस्त्र निर्माण के पश्चात इनकी रंगाई की जाती है। जो पहले रंगाई की जाती है वो हम इकत के नाम से जानते हैं। बुनाई प्रक्रिया में ताने व बाने के धागे का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की बुनाई से वस्त्र में विविधता आती है, जैसे सादी बुनाई से लॉन्ग क्लॉथ, मलमल, कैम्ब्रिक आदि वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और 2 प्लाई यान सूत से सूती धागे के साथ रेयॉन का धागा मिश्रित कर स्काई सूट, बास्केटबॉल व फुटबॉल के यूनिफॉर्म तैयार किए जाते हैं। ट्विल बुनाई से डेनिम, जीन्स आदि के वस्त्र निर्मित होते हैं। सैटिन बुनाई से बिल्कुल चिकने वस्त्र तैयार किए जाते हैं। बुनाई की विविधता को विस्तृत विवरण हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम परिसज्जा या फिनिशिंग पर। फिनिशिंग यानी कि जो वस्त्र पर या रेशे पर बुनाई होने के बाद या कपड़ा तैयार होने के बाद में हम उसको और भी सुंदर बनाने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको फिनिशिंग कहते हैं। परिसज्जा या फिनिशिंग। वस्त्र बुनाई के पश्चात उन्हें विभिन्न विधियों से परिसज्जा लेकर
परिष्कृत किया जाता है। इससे वस्त्र सुंदर आकर्षक व अधिक उपयोगी हो जाते हैं। इनकी गुणवत्ता में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। सूती वस्त्र में स्टार्च देना, रोएं साफ करना, ब्लीच करना, मर्सराइज करना आदि परिचर्याएं की जाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि कौन सी फिनिशेस दी जाती हैं सूती कपड़े में। परिचर्या से वॉश एंड वियर, स्थायी प्रेस, स्थायी चमक तथा सिकुड़न से रहित वस्त्र का निर्माण होता है। फिर हम आते हैं रंगाई व छपाई। रंगाई व छपाई तैयार सूत का अथवा वस्त्र बनाने के पश्चात उन्हें विभिन्न रंगों व डिज़ाइनों में रंगकर डिज़ाइनों में रंगा जाता है। छपाई के लिए डिस्चार्ज, रोलर, अवरुद्ध, ब्लॉक प्रिंट, स्क्रीन प्रिंट आदि का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रंगाई व छपाई किस किस पे की जा सकती है सूती कपड़े पर। ठीक है, तो इसको आप ये जो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना और इसको याद कर लेना। ये इसका एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद करने में आसानी रहेगी अगर आप उसको देख के करेंगे तो। ये प्रोसेस है कि कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस तरीके से कपास का निर्माण होता है। अब हम आते हैं कपास की विशेषताओं के बारे में, और जो कि हम कल इसको पढ़ेंगे।